Hey everyone, good morning. Well, for me it's the morning. I don't know आप मुझे कौन से टाइम में कौन से वक्त में देख रहे हैं. गुड आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट. ओके, सो बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्या आपको याद है? क्या आपने पिछले वाले लेक्चर देखे? अगर नहीं देखे हैं तब भी ठीक है, देखे हैं तब भी ठीक है. लेकिन ये समझने के लिए पिछले वाला आपको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए जहाँ से भी समझें प्लीज़ समझ लें और इस चैप्टर को समझ के फिर समझ लो इस टॉपिक को. राइट. अब आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मिक्टुरेशन. मिक्टुरेशन. अब आपको लग रहा है ये कौन सी बला है मिक्टुरेशन? सो भाई साहब, इस मिक्टुरेशन को आम जनता, आम लोग कहते हैं यूरिनेशन, लेकिन प्रिसाइज टर्म है मिक्टुरेशन. ठीक है, नंबर 1 जाना. नंबर 1 एंड नंबर 2 तो यू नो. नंबर 1, सो मिक्टुरेशन का मतलब है एक्सपल्शन ऑफ यूरिन. Expulsion of urine through urethra. Through urethra. Micturition occur by a reflex. एक रिफ्लेक्स से होता है, अपने आप होता है, लेकिन वो प्रोसेस जो अपने आप होता है, ये मत समझिए कि अपने आप हो रहा है तो इसका दिमाग में इस प्रोसेस का दिमाग का कोई लेना देना नहीं है इस प्रोसेस में, या स्पाइनल कॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है. अक्सर बच्चों को लगता है रिफ्लेक्स का मतलब है वो अपने आप हो रहे हैं, तो दे डू नॉट इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ आर CNS. बेटा हमारे शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है, इवन ब्लिंकिंग ऑफ आर आईज, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इन आवर बॉडी इन्वॉल्व द रोल ऑफ आर CNS. सो ये जिस प्रक्रिया से होता है वो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है, और ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स एक तरह का वॉलेंटरी प्रोसेस होता है. वॉलेंटरी मतलब हमारी विल के ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्लास लगी हुई है, वी कैन होल्ड द यूरिन फॉर सम टाइम, और फिर जब ब्रेक होएगी देन वी विल वॉलेंटरली एक्सपेल आउट द यूरिन इन द टॉयलेट रूम. राइट. सो इट्स अ वॉलेंट्री प्रोसेस. लेकिन जो छोटू बच्चे होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, वो तो सुसु कहीं भी कर देते हैं, क्योंकि उनमें प्रोसेस ये इनवॉलेंट्री होता है. रीजन बीइंग उनमें यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एक वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है, तो वो ना डेवलप होवत उनमें, इसलिए उनमें इनवॉलेंट्री होता है मिक्टुरेशन. ठीक है. अब हम सीखेंगे कि ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स जो हमारे बॉडी में से यूरिन निकाल रहा है एग्जीक्यूट कैसे होता है. तो पहले कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि ये वो फैक्ट्री है जो कि यूरिन बनाती हैं. इनका नाम है किडनीज. ये एक राइट किडनी और इससे निकलती हुई ये पाइप, ये एग्जिट, जिसका नाम है यूरेटर. यूरेटर किडनी में बने हुए यूरिन को एक डिब्बे में डालेगा, और इस डिब्बे का नाम है, स्पीयर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर. तो दोनों किडनी से होता हुआ यूरिन यहां पर इस ब्लैडर में स्टोर होता है. ठीक है जी. यूरिन जब एक कंसिडरेबल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है तो ये दीवारों, यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों पे स्ट्रेच एक्सर्ट करता है, खिंचाव उत्पन्न करता है इन दीवारों में. खिंचाव की वजह से यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, दे बिकम एक्टिवेटेड. वो एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ यूरिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ड्यू टू
large filling of urine, they become activated or stimulated. और ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं, सेंसरी सिग्नल. रिसेप्टर हमेशा सेंसरी सिग्नल भेजते हैं. किसको भेजते हैं? हमारे CNS को. ये किंग है हमारी बॉडी का, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व है. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम फिर मोटर कमांड भेजेगा, वो नेसेसरी काम करवाएगा. मतलब नेसेसरी काम क्या? कि भाई साहब यूरिन भरा जा रहा है, इसको बाहर निकालो. तो पहला काम जो हमारे CNS ने किया वो ये है कि ये इस यूरिनरी ब्लैडर की दीवार के अंदर जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं सब विसरल ऑर्गन्स में, उन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा की तरफ जाएगा और बाहर निकलेगा. तो क्योंकि ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, इनकी स्क्वीजिंग से यूरिन बाहर निकलने जा रहा है, इसलिए इन मसल्स का नाम है डिट्रूजर मसल्स. सो डियर, पहली चीज जो यहां पे हो रही है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूजर मसल्स. डिट्रूजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन यूरिन तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक यहाँ पे जो दो नलके बंद है, टैप है वहां, यहाँ पे दो बंद है, ये स्फिंक्टर है, ये मसल्स के बने होते हैं. एक स्फिंक्टर का नाम है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. याद रखने वाली बात कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो होता है इनवोलेंटरी, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होवत, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल का बनत, इसलिए वो वॉलेंट्री होवत. सो अल्टीमेटली यूरिन निकालने के लिए ये दोनों का रिलैक्स होना जरूरी है. तो दूसरा चीज जो ये करवाता है आपका CNS थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड मोटर कमांड से, भाई देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. रिलैक्सेशन ऑफ, रिलैक्स हो जाता है. ये पहले ऐसे बंद था, अब क्या हो रहा है? रिलैक्स. जब ये रिलैक्स होगा तो यूरिन नीचे की तरफ जाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की तरफ. सो देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ये रिलैक्स हो गया. ठीक है. यूरिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये वाला भी रिलैक्स नहीं होता, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. सो डियर, अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, दिस वाज सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में एक पेडेंडल नर्व होती है जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्टेड अवस्था में रखती है. जब मिक्टुरेशन होता है तो पेडेंडल नर्व को बोल दिया जाता है अब तू काम मत कर. सो ड्यूरिंग मिक्टुरेशन द पेडेंडल नर्व इज इनहिबिटेड. When pudendal nerve is inhibited, it is not allowed to do its work. So, when it is inhibited, the external urethral sphincter will relax. ठीक है. So dear, क्या हो रहा है? Third step, inhibition of pudendal nerve, and inhibition of pudendal nerve will result in relaxation of external urethral sphincter. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा इससे, और अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ का यूरिन जो है वो बाहर आ जावत और हम रिलैक्स फील करते हैं, खाली खाली अच्छा फील करते हैं. सो remember, micturition occur due to contraction of detrusor muscles
and relaxation of internal urethral sphincter and external urethral sphincter. इसमें से कोई भी एक चीज अगर ना ही होवत तो रिमेंबर मिक्टूरेशन ना ही होवत, मिक्टूरेशन नहीं होगी. स्ट्रेच रिसेप्टर वो बंदे हैं जो इस रिफ्लेक्स को शुरू करते हैं. सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर अगर हटा दिए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर की दीवार से तो भाई साहब सिग्नल ना ही जाएगा सीएनएस में, और अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, और यहां से ये लीक आउट होना शुरू हो जाएगा ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू. इनकॉन्टिनेंस कहते हैं इसे क्या कहते हैं? इनकॉन्टिनेंस. दैट्स द इनएबिलिटी टू होल्ड द यूरिन और इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ द यूरिन. प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं उनमें इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के बगल में ही यूट्रस होता है. यूट्रस बड़ा होता जाता है प्रेगनेंसी में. बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है तो यूट्रस का साइज बढ़े जा रहा है. यूट्रस बढ़ने की वजह से वो ब्लैडर को धक्का देता है, स्क्वीज कर देता है. तो ब्लैडर जो होता है वो बेचारा उतना कंसिडरेबल यूरिन इकट्ठा कर ही नहीं पाता और उससे यूरिन जो है वो लीक आउट होता रहता है. दैट इज कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस. कभी कभी प्रेग्नेंट फीमेल छींक मारती हैं तब भी यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है. इनकॉन्टिनेंस उनमें नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है. ऑल राइट. सो डियर ये है टॉपिक हमारा जो मैंने अभी बताना था आपको, मिक्टूरेशन. ठीक है. अब मिक्टूरेशन के बाद ये चीज यूरिन की कंपोजिशन के बारे में हम सीखेंगे. व्हाट इज यूरिन ये सीखते हैं. उसके लिए विल गो टू द नेक्स्ट पेज. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज बेटा. यूरिन भाई एक दिन में 1 to 1.5 लीटर यूरिन हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है, और इस यूरिन में लगभग 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है. पानी में घुला होता है ये यूरिया. हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है. पेल येलो, जनरली पेल येलो होता है. गाढ़ा येलो हो सकता है अगर आपने कोई पीली चीज खाई है, पीली चीज या दवाई ली है, या आप कम हाइड्रेटेड रह रहे हो तो जो येलो कलर है वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा, गहरा पीला रंग. ठीक है. तो ये गहरा पीला रंग अगर है, इसका मतलब ये जो पीला रंग यूरिन का है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जब भी कलर की बात करते हैं पिगमेंट की वजह से होता है कलर. और जो पिगमेंट यूरिन को कलर देता है, रंग देता है, उसका नाम है यूरोक्रोम पिगमेंट, विच इज फॉर्म्ड बाय, जो बनता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट से, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है. यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है. अगर यूरिन थोड़ी देर के लिए, या खुले में जो लोग शौच करते हैं, विच इज बैड हैबिट, अगर खुले में शौच करते हैं या आपने यूरिन करके फ्लश आउट नहीं किया है यूरिन, सो यूरिन के अंदर जो यूरिया होता है उस पे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं. माइक्रोबियल एक्शन से ये यूरिया डिग्रेड हो जाता है अमोनिया में, और गंदी स्मेल, अमोनिया की बड़ी पंजेंट सी तीखी सी स्मेल होती है. सो डियर गंदी सी स्मेल आएगी, इसलिए हमेशा सफाई का ध्यान रखें और खुले में शौच ना करें. ठीक है. यूरिन जो है इसमें इस यूरिन में इसकी एनालिसिस जो है वो इसको एनालाइज करते हैं लेबोरेटरी में अगर कोई डिजीज के बारे में पता करना हो. सो एनालिसिस ऑफ यूरिन in the laboratory help to detect
certain disorders, right? certain disorders जैसे कि भैया नॉर्मल यूरिन के कंपोनेंट के अलावा कुछ और कंपोनेंट अगर यूरिन में देखे जाते हैं तो हम कुछ बीमारियों का पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कंडीशन है, दो कंडीशन ग्लाइकोज्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोज्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया. ग्लाइकोज्यूरिया का मतलब है ग्लूकोज इन यूरिन. यूरिन में ग्लूकोज का आना ग्लाइकोज्यूरिया है और कीटोन का आना कीटोन्यूरिया है. ये दोनों चीजें इशारा करती हैं, अगर ये दोनों चीजें यूरिन में है देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर which is called as diabetes mellitus या diabetes mellitus या mellitus शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ये बीमारी डेंजरस है, दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट. ठीक है जी. दोनों कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है. देखो, हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं, हमारे बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स, उनको मेटाबॉलिज्म करने के लिए मेनली वो यूज करते हैं ग्लूकोज. और ग्लूकोज कहां से आवत? एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के थ्रू आवत, राइट? ब्लड के थ्रू ग्लूकोज इन सेल्स में आवत. सेल्स के अंदर ग्लूकोज लेके आता है ये ब्लड, बहता हुआ ब्लड अपने साथ. जब इंसान को डायबिटीज मेलाइटिस बीमारी होती है तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकती है. सेल्स आर अनेबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज. वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज को, यूटिलाइज ग्लूकोज. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज को ले जाने वाला बंदा, ग्लूकोज का जो कैरियर है, जो ट्रक है, वो है इंसुलिन. तो इंसुलिन का लेवल जो है अगर घट चुका है तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ जाएगी. बन गई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. कौन सी डायबिटीज? इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से है ये, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. एक क्या होता है, सेल ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के लिए. थोड़े कुछ टाइम के बाद, कई ओल्ड एज में, एडवांसिंग एज में, जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के लिए वो नॉन सेंसिटिव हो जाते हैं. वो कहते हैं हमने ग्लूकोज को सेल के अंदर आने ही नहीं देना. सो सेल्स बिकम रेजिस्टेंट फॉर द इंसुलिन. तो अगर सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंटरनलाइज ग्लूकोज, नॉट इंसुलिन, ग्लूकोज, टू इंटरनलाइज ग्लूकोज. इंसुलिन तो पूरी है, इंसुलिन तो आ रही है, लेकिन ये रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर जो है वो काम नहीं कर रहे. इस वजह से जो बीमारी हो गई वो हो गई इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. भाई इंसुलिन तो है शरीर में, रिलीज हो रही है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज द्वारा, लेकिन सेल ही ना ही ग्लूकोज को लेके अंदर, सेल्स ही ग्लूकोज को अंदर नहीं ले जाने दे रहे. इसलिए इसका नाम है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों कंडीशन में भाई साहब सेल्स क्योंकि ग्लूकोज को नहीं अंदर ले रहे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या घटेगा? सो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ेगा. इसलिए
गांव में, हमारे गांव में लोग बोलते हैं भैया इसको शुगर हो गई, शुगर हो गई मतलब डायबिटीज मेलाइटस, राइट जी। अब जो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब ये बढ़े हुए ग्लूकोज वाला ब्लड जब किडनी की तरफ जाता है, किस तरफ जाता है? किडनी की तरफ। तो किडनी की तरफ जब बढ़े हुए ग्लूकोज वाला ब्लड जाता है, इसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी अराइज हुई और वो ब्लड को फिल्टर होने के लिए यहां पे लेके जाती है किडनी के पास। किडनी की भैया कुछ क्षमता है, कुछ सीमा है, जिसके चलते वो कुछ ग्लूकोज को तो ब्लड में लेके जाएगी, कुछ ग्लूकोज को तो रीएब्सॉर्ब कर देगी वापस ब्लड में। सम ग्लूकोज विल बी इंटरनलाइज्ड बैक, ठीक है, कुछ ग्लूकोज तो ब्लड में चला जाएगा, लेकिन कुछ ग्लूकोज, क्योंकि इसने सारा ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाई है ये, क्योंकि ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज इसकी सहनशीलता से परे है, ये नहीं संभाल पा रही इतना ग्लूकोज। तो रियर जब लोड ज्यादा होगा ग्लूकोज का, देन द क्षमता और थ्रेशोल्ड ऑफ द किडनी टू रीएब्सॉर्ब दिस ग्लूकोज, थ्रेशोल्ड मतलब क्षमता, इसकी क्षमता कम है, देन द लोड, तो रीएब्सॉर्ब करने की क्षमता जब कम होगी तो सम ग्लूकोज, तो क्या होगा, कुछ ग्लूकोज जो है दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन, कुछ ग्लूकोज will be started appearing in the, some glucose will be started appearing in the urine. So you must be knowing कि भाई साहब glucose will start appearing in the urine और presence of glucose is called as glycosuria, जो मैंने पहले बताया। अब जब भी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है जब, तो ग्लूकोज ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है, ग्लूकोज पानी को पकड़ के रखता है, ग्लूकोज यहां से फिल्ट्रेट में से कम पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा, मतलब ग्लूकोज तो आ ही रहा है और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करेगा ये पर्सन, क्योंकि ग्लूकोज पानी को पकड़ के रखता है, कह रहा है मैं तो शरीर से बाहर निकलूंगा ही, लेकिन तुझे भी लेकर जाऊंगा, पानी तुझे भी मैं शरीर से बाहर लेके जाऊंगा। सो डियर, इस कंडीशन को जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज, डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो, और साथ में शब्द इस्तेमाल करते हैं मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब स्वीट, भैया मेलीफेरा से लिया हुआ है, मीठा, लेकिन इसको टेस्ट नहीं करते, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट होते हैं जो कि बताते हैं कि ग्लूकोज है या नहीं। अगर पॉजिटिव आता है तो भैया, अगर वो टेस्ट जो है, अगर वो रिएजेंट यूरिन में डाले जाते हैं और यूरिन का कलर जो कि नॉर्मली पेल येलो होता है, उन सॉल्यूशन के डालते ही लाल, कई दफा ईंटों की तरह बहुत गहरा लाल होता अगर जाता है, उतनी ज्यादा ग्लूकोज उस पर्सन के यूरिन में होगी, उतनी ज्यादा कंडीशन खराब है भाई उसकी। सो एक कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई कि इसमें ग्लाइकोज्यूरिया होगी इस पेशेंट में। अब दूसरी बात जो अत्यंत जरूरी है, सेल के अंदर ग्लूकोज तो जा नहीं रहा, तो सेल को भैया जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करनी है। सो ये क्या करते हैं, जो फैट्स होता है शरीर का, उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं। और जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, फैट्स ऑक्सीडेशन, इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज एसिडिक होती है, और कीटोन बॉडीज तीन प्रकार की,
नंबर 1 एसिटिक एसिड, नंबर 2 एसिटो एसिटिक एसिड, और नंबर 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। तो ये कीटोन बॉडीज बन रही है, ठीक है। अब इनमें इनका लेवल ब्लड में दोबारा से बढ़ गया, ब्लड बढ़ी हुई कीटोन बॉडीज के साथ आ रहा है, और कीटोन बॉडीज बेचारी यूरिन के थ्रू बाहर आ जा रही हैं। तो इस पेशेंट में ग्लूकोज के साथ साथ और जो बाहर निकल रहा है वो है कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस कहलाती है कीटोन्यूरिया। क्या कहलाती है बच्चा पार्टी? कीटोन्यूरिया। 2 कंडीशन हमने यूरिन में देखी और पता कर लिया कि भाई साहब ये बंदा तो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। अब याद रखिए, डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी में, डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी में, नामक इस बीमारी में आप समझिए 3 P से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3P डिजीज इसको कहते हैं। काहे भैया? पॉलीयूरिया है इस इंसान में, बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है। ये देखा आपने, ओवरफ्लो ऑफ यूरिन हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन है, पॉलीयूरिया। दूसरी कंडीशन, अगर बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो भाई साहब इसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया सेकंड कंडीशन है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और तीसरी कंडीशन है पॉलीफेगिया। भाई सेल के अंदर जो बंदा हमेशा यूज होता था वो था ग्लूकोज। ग्लूकोज ना ही होगा तो सारे सेल्स ऑल ऑफ द टाइम नॉर्मली स्टार्व्ड मोड में रहते हैं, और स्टार्व्ड या भूखमरी की कंडीशन आ जाती है सेल में, क्योंकि सेल को पसंद है ग्लूकोज। सो इंसान जो है बहुत ज्यादा भूखा भूखा फील करता है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो 3 कंडीशन है इसमें, इस बीमारी में, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया। तो ये जो है मैंने आपको अभी समझाया किस प्रकार से एनालिसिस ऑफ यूरिन विल बी हेल्पिंग टू डिटेक्ट द वेरियस डिसऑर्डर्स। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर द disorders, not disorder, after the analysis of the urine, the next topic is role of other organs in excretion. Role of other organs in excretions. In excretion. बाकी के कुछ ऑर्गन्स भी मिलकर काम करते हैं हमारी किडनीज के साथ। किडनी इकलौती, वैसे तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी ही है, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है? नहीं, और भी बंदे हैं भैया। और बंदे कौन? और बंदे हैं कुछ ग्लैंड्स। भैया कौन से ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो भाई साहब एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो अपनी सिक्रीशन को एपिथेलियम पे या बॉडी सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। पहले हैं हमारी स्किन के ऊपर मौजूद एक तरह के ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं स्वेट, पसीना। स्वेट में क्या क्या निकलता है हमारे शरीर से? भैया बहुत सारा पानी, लैक्टिक एसिड और कुछ NaCl, नमकीन होता है स्वेट। अगर कभी चखा हो तुमने, मतलब अगर कभी जिमिंग या एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतना स्वेट गिरता है कि चला जाता है मुंह के अंदर, तो नमकीन है ये, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट ग्लैंड्स का? रिमेंबर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज कूलिंग। स्वेट ग्लैंड्स का प्राइमरी फंक्शन होता है कूलिंग, क्योंकि जब स्वेटिंग होगी, जब परस्पायरेशन होती है तो कूलिंग होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। एंड एज वी नो that kinetic energy is related to the temperature in the direct way.
मतलब काइनेटिक एनर्जी घटी मॉलिक्यूल की तो टेम्परेचर भी घट गया, टेम्परेचर घट गया मतलब तुम्हें कूल फील होता है। ठीक है जी। सो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट ग्लैंड्स का आपके स्किन को कूल करना, ताकि आपका बॉडी का तापमान जो है वो मेंटेन रह सके। दूसरे तरह के ग्लैंड है सीबेशियस ग्लैंड्स, जो कि स्किन में मौजूद होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं सीबम। सीबम एक ऑयली चीज होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली, इस तरह से सीबम की वजह से ऑयली हो जाती है। सीबम एक्सक्रीट आउट करता है अपने साथ वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स और साथ में स्टीरोल्स। सो ये इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। बट रिमेंबर अगेन प्राइमरी फंक्शन, प्राइम काम क्या है इनका भैया, स्किन के ऊपर एक कोटिंग बनाना, एक ऑयली कोटिंग बनाना। ठीक है। सो एक वाटरप्रूफ कोटिंग बना देता है, ये वाटरप्रूफ कोटिंग बनाता है स्किन के ऊपर, या प्लांट्स में भी होता है वैक्स वगैरह, वाटरप्रूफ कोटिंग। ठीक है। तीसरा तरह का ग्लैंड है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड, जिसका नाम है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर एक्सक्रीट आउट करता है या ये सिक्रीट करता है बाइल। ये एक्सक्रीट आउट करता है एलिमेंट्री कैनाल में बाइल। बाइल के अंदर मौजूद होता है, बाइल के अंदर है कोलेस्टेरॉल, बाइल के अंदर है डिग्रेडेड स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं। इसके अंदर मौजूद है यस, इसके अंदर और मौजूद है बाइल सॉल्ट्स, और इसके अंदर मौजूद है बाइल पिगमेंट्स। तो ये सब चीजें एलिमेंट्री कैनाल में डाल दी जाती हैं, एंड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल दे आर पास्ड आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है, पॉटी के साथ बाहर आ जाता है एक्सेस वेस्ट। द लास्ट इज सेलिवरी ग्लैंड। एनसीईआरटी कहती है सेलिवरी ग्लैंड्स भी एक्सक्रीटरी रोल प्ले करते हैं। तो वो कैसे? सेलिवरी ग्लैंड्स से कुछ ड्रग्स, कुछ हैवी मेटल्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है। अब इनके साथ साथ इन ग्लैंड्स के साथ साथ एक बंदा और है जिनका नाम है लंग्स। जिनका ग्लैंड्स तो हमने डिस्क्राइब कर लिए, जिनमें हमने स्वेट ग्लैंड पढ़े, सीबेशियस ग्लैंड पढ़े, लीवर पढ़ा, और चौथा पढ़ा हमने सेलिवरी ग्लैंड्स। राइट। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गन आर लंग्स। भाई लंग्स से, मान लीजिए लंग का एल्वियोलाई है, इसमें से निकलता है दो चीजें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पानी के वेपर्स। रिमेंबर, 1 मिनट में 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू आवर लंग्स। तो 1 मिनट में हम वातावरण में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड डाले जा रहे हैं, और बेचारे पौधे उसको एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और फोटोसिंथेसिस किए जा रहे हैं, और हमें ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जा रहे हैं, पौधे उसको लिए जा रहे हैं, और पौधे ऑक्सीजन रिलीज किए जा रहे हैं, और हम ऑक्सीजन इनहेल किए जा रहे हैं। इसीलिए पौधों का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए जंगल बचाएं, पौधे लगाएं, पौधे ना काटें। ठीक है जी। सो बेटा, ये है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहूंगी। अगला थोड़ा सा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जिसमें डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कि किडनी के और भी रोल सीखेंगे हम इन एडिशन टू एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और नीट का क्वेश्चन भी उसी पॉइंट पे आया था अभी।
So we will talk about that in the next video. Till then, stay tuned, keep walking, keep rising, stay happy, stay kind, be true to yourself, always love yourself, always be gentle, always be positive, and always keep smiling. Bye bye, love you all, bye bye, take care, God bless.